हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया मेडिसिन यूट्यूब चैनल। फार्मेसी इंडिया के इस मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस चैनल पर दवाई से संबंधित या डिजीज से संबंधित, बीमारियों से संबंधित वीडियोस बनाते रहते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। सो इसी तरह से आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं और आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नपुंसकता क्या है। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर बता दूं, ये वीडियो में आप लोगों को, काफी लोगों को इस टॉपिक के बारे में बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, शर्म आती है। पर मैं अगर एज एन मेडिकल फील्ड के तहत मैं आपको यहाँ पर बोलूँ तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे, उसका इलाज किया जा सकता है और कौन कौन सी आखिरकार दवाइयां यूज करती हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि एक रिपोर्ट के तहत अगर मैं बात करूं 40 से 60% मेंस इन टॉपिक्स के बारे में बात करने में झिझकते हैं और हिचकिचाहट होती है। और हमारा ये मानना है कि ऐसे टॉपिक से आप लोगों को अवगत कराना ये हमारा एक दायित्व, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हम आप लोगों को इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिरकार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। देखिए, हिंदी में इसको सरल भाषा में हम कहते हैं नपुंसकता। जी हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैं कह सकता हूं कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष जो है अपना लिंग जो है वो इरेक्शन नहीं कर पाता है। जी हाँ, इरेक्ट नहीं कर पाता है और इसके कई सारे कारण देखने को हमें मिल सकते हैं, जैसे हृदय का रोग होता है, डायबिटीज जिसको मधुमेह कह सकते हैं, ये मानसिक तनाव, स्ट्रेस, इस जैसी बीमारियां, ये पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इन वजह से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। जी हाँ, आगे बात करें कि आखिरकार कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। जी हाँ, लक्षण पता कैसे होता है, पता कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इरेक्शन, यानी कि इरेक्शन करने में डिफिकल्टी, कठिनाई आ रही है, ठीक है, मेंटेनिंग द इरेक्शन, उसको कंटिन्यू करने में, और सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो रही है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डरे डरे रहते हैं, और ये एक तरह का मतलब ये एक तरह का स्ट्रेस होता है। उसी के बाद स्ट्रेस या डिप्रेशन, जी हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम सराउंडिंग, क्या होता है, आसपास के लोग मजाक ना बनाएं तो वहां से कटना चालू कर देते हैं, बात नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस में जन्म ले लेता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन का जन्म ले लेता है वहां पर। अब यहाँ पर भाई क्या क्या कारण है, जैसे कि हार्ट की डिजीज होना, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर होता है, नहीं, दिल मतलब सीवियस हृदय से रिलेटेड इशू, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड इशू होते हैं। जी हाँ, उसके कारण भी होता है। डायबिटीज, अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज है तो उसकी वजह से जो रक्त, जो ब्लड वेसिकल्स हैं उसमें दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हमारा इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसी के बाद ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना, हमेशा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो रक्त का प्रवाह जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। उसी के बाद मोटापा, ओबेसिटी बढ़ सकती है। जी हाँ, ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर मैं बात करूं हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना और अदर हार्मोनल इश्यूज, ये भी हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये भी एक कारण बन सकता है। उसी के बाद स्मोकिंग, आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, दारू पीते हैं, तो कहीं ना कहीं शराब पीते हैं, तो इनकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा एक सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजिकल कॉज। जी हाँ, स्ट्रेस 40 से 70% में मेल्स में ये देखा गया है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, मतलब जो कार्यशैली, आप जो काम करते हैं, दिन भर का जो काम करते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी होती है। मैं बीमारी भी नहीं कहूंगा, ये कंडीशन है, ये सही की जा सकती है।
डिप्रेशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है। उसी के बाद मैं आपको बात करूं, ठीक है, लाइफ स्टाइल कॉज, जी हाँ, एक्सरसाइज ना करना जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, अनहेल्दी डाइट करना, उलूल जुलूल खाना जैसे तला हुआ खाना जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है और उसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कारण होते हैं हमारे कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। प्रॉपर नींद ना लेना ये भी एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक प्रॉपर कारण हो सकता है। अब आखिरकार इसको ट्रीट कैसे किया जाए? भाई सीधी सी बात है, देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब इसको सही किया जा सकता है। जी हाँ, एक्सरसाइज कीजिए, अपना शारीरिक गतिविधि बढ़ाइए, चलिए, दौड़िए, स्ट्रेस को कम करिए, हंसिए। देखिए क्या होता है, अगर आपका बॉडी लेवल में हार्मोन्स हार्मोन बैलेंस रहेगा, ये एक झूले की तरह है, अगर ये भारी हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो इसको बैलेंस रखना है। उसी के बाद हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन, क्योंकि आजकल की डाइट से, खाने से आपका पेट तो भर जाता है पर आपकी बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं, क्योंकि आजकल गैस पे रोटी बनने लगी है, वो पका हुआ फूड नहीं मिल पाता जैसे पहले के टाइम पे चूल्हे की रोटियां मिलती थी, उसके अंदर प्रोटीन हर एक चीज रहती थी। स्मोकिंग छोड़नी होगी, अल्कोहल छोड़ना होगा। अब उसी के बाद मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, ट्रीटमेंट, दवाइयां, देखिए बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं। ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी ये जो पॉइंट है, ये केवल आपका ब्लड फ्लो से रिलेट, जी हाँ, और इसके लिए ट्रीटमेंट है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रीटमेंट जैसे कि आपका मेडिकेशन, हार्मोन थेरेपी भी होती है, इंजेक्शन थेरेपी भी होती है, ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट में सबसे पहले बोलूंगा कि आप ये पॉइंट, अगर आपको शर्म आ रही है तो उस शर्म को छोड़िए, आप काउंसलिंग लीजिए, आप डिस्कस कीजिए, वो तनाव, अवसाद, जो भी कोई इशू है, डिप्रेशन है, उस चीज से अगर आप उभरते हैं तो ये चीज आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। जी हाँ, साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइको है, पागल है, नहीं, जी हाँ, इसको आपको इंप्रूव करना होगा। कपल्स थेरेपी, हर एक चीज को बात करके सुलझाया जा सकता है, उसका मेनली सुझाव, उसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, वेसिकुलर सर्जरीज होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आता है कि कौन कौन सी दवाइयां आखिरकार इस्तेमाल होनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, अगर आप ये कभी भी दवाइयां लेते हैं तो हमेशा एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और हम यहाँ पर आपको एक चीज और बताते हैं, देखिए इसका जो साइड इफेक्ट भी होते हैं, कई दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे सर में दर्द होना, डिजीनेस, फ्लशिंग, ब्लड विजन और स्टमक, मतलब पेट में दर्द होना। और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपको दवाई अगर लेनी है तो इसमें डोज का ध्यान रखना है, और अगर कोई बीपी का मरीज है तो तब आपको क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना है, अगर जिसका बीपी ज्यादा राइज रहता है, नॉर्मल है तो आप दे सकते हैं। जैसे पहला टैबलेट आता है हमारा सिल्डेनाफिल के नाम से, जी हाँ, या मैं कह दूं मार्केट में वाइग्रा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी डोज 25 से 100 mg तक लीजिए, ठीक है। और इसका जो मेनली एक्शन होता है, जो इसका रेस्पॉन्स आता है, वो 30 से 60 मिनट लेने के बाद आता है, जी हाँ, ठीक है। और आप इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं यूज करना है, आपको ये चीज बोल दे रहा हूँ। और इसको आप खाली पेट लें तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके ऊपर कोई और दवाई ना लें क्योंकि इंटरेक्शन कर सकता है। उसी के बाद है टाडाफिल के नाम से आती है, जिसके अंदर टाडाफिल रहती है, इसके अंदर ये सियालिसिस के नाम से आती है। ये 5 से 20 mg ही ली जाती है, 30 मिनट के बाद इसका रेस्पॉन्स होता है। इसकी डोज याद रखिएगा 5 mg से ज्यादा आप ना लें, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं, और इसको वीकेंड पिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो एक्शन है वो 36 घंटे तक भी रहता है, जी हाँ, ठीक है, 36 घंटे तक। और आप इसके ऊपर आप अल्कोहल ना लें, ठीक है। कई बार इशू हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है।
दूसरा है लेविटिरा के नाम से आता है, ठीक है। इसके अंदर वेरेडेनाफिल होता है, इसकी भी डोज जो है वो 5 से 20 mg होती है। 30 से 60 मिनट तक इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है उसके बाद, ठीक है। और ये आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है। प्रिकॉशन यहाँ पर बोला गया है, इसका मेनली जो हाई फैटी मील है उसके साथ आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसी के बाद है स्टेंड्रा के नाम से आती है, इसके अंदर एवेनाफिल होता है, 50 से 200 mg का मेनली डोज रहता है, ठीक है। और रैपिड ऑनसेट है, अगर एकदम से आपको एक्शन चाहिए, ठीक है, पर आपको शराब वगैरह नहीं पीनी है और नाइट्रेट्स नहीं लेने हैं। सो ये है हमारा पूरा कंप्लीट जानकारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं हमें कि आपको इससे क्या क्या चीजें समझ में आई। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और भी जानकारी के लिए आप फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप डिक्शनरी को देख सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।